नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों 5 सितंबर 2021 को कलाम एकेडमी सीकर की ओर से जो कलाम प्री रीट एग्ज़ाम 2.0 का जो आयोजन करवाया गया था, उसमें लेवल 2 के जो 150 प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में हम करेंगे। तो इस वीडियो में आपको कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक तो आपको बाल विकास के 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लैंग्वेज सेकंड संस्कृत के 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गणित और विज्ञान की जो 30 प्रश्न हैं, उनके आंसर की आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही एसएसटी वालों की भी कोशिश रहेगी कि उनके 60 प्रश्नों के आंसर की इसी के साथ में उपलब्ध करवा दी जाए। तो सबसे पहले तो हम बाल विकास के 30 प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद में भाषा प्रथम हिंदी के 30 प्रश्न, भाषा सेकंड संस्कृत के 30 प्रश्न, गणित और विज्ञान, फिर उसके बाद में सामाजिक विज्ञान। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और ये जो आंसर की है, ये ऑफिशियल आंसर की जो कलाम एकेडमी सीकर की ओर से जारी की गई है, उसके अनुसार मैं आपको सभी के आंसर बता रहा हूँ। तो प्रश्न संख्या 1, सबसे पहले जो खंड है वो आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है। सबसे पहला प्रश्न है आपके इसमें कि बांडुरा के अनुसार प्रेक्षण अधिगम में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल है जो एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती हैं। निम्नलिखित में से इनका कौन सा क्रम सही है। तो अवधान प्रक्रिया, समृद्धि या प्रतिधारण, अनुकरण, उत्पादन और अभिप्रेरणा, इनका जो सही क्रम है वो आपको बताना है। तो इनका जो सही क्रम है, सबसे पहले अवधान होता है, उसके बाद में समृद्धि, फिर उसके बाद में अनुकरण और अंतिम होता है इसमें अभिप्रेरणा। तो 1 2 3 4 जो क्रम है वो इसमें सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके अनुसार एक शिक्षक का उत्तरदायित्व नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो पहला इसमें विद्यालय में उपस्थित होने की नियमितता, बी ऑप्शन है विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करवाना, सी ऑप्शन है माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक करके बालक की शिक्षण प्रगति से अवगत कराना, और डी ऑप्शन है पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं निर्माण करना। तो आरटी 2009 के अनुसार एक शिक्षक का उत्तरदायित्व ये नहीं होता है कि वह जो पाठ्यक्रम का निर्धारण करे और उसका निर्माण करे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न इसमें विकास के सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन गलत है। पहला इसमें विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य प्रक्रिया का क्रिया से होता है। बी ऑप्शन है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। सी ऑप्शन है विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका मापन किया जा सकता है। और डी ऑप्शन है प्रत्येक बालक के सभी विकास के सभी चरण से गुजरता है, फिर भी उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, गलत ऑप्शन जो है वो इसमें सी वाला है कि बालक का जो विकास है केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका मापन किया जा सकता है। ये इसमें ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों इसके सही है। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 4, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इस अवस्था में बालक सभी आवश्यक मानसिक शक्तियों से संपन्न होता है किंतु उसका शब्द भंडार सीमित होता है। बी ऑप्शन है शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता का समय है जिसमें बालक कल्पना लोक में विचरण करता है। सी है इस काल में बालक नई खोज करने व घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। और डी ऑप्शन है इस अवस्था को खेलने की अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी हो जाएगा। ये जो बी जो विशेषता है ये किशोरावस्था की विशेषता है। कल्पना लोक में विचरण किशोरावस्था में करते हैं, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 5, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप 2005 सहमत है। ऑप्शन दे रखे इसमें विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर अपने ज्ञान की रचना करते हैं, बिल्कुल सही है। तो रचनात्मक परिप्रेक्ष्य यह संकेत देता है कि हर विद्यार्थी व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर अर्थ निर्माण करता है, ये भी सत्य है। रचनात्मकता अथवा जटिल कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान परिस्थितियों में निहित है, ये भी ठीक है। तो अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो अंतिम हो जाएगा कि रचनात्मक अधिगम प्रक्रिया एक शिक्षक के इर्द गिर्द घूमती है और इसमें केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करता है। तो ये ऑप्शन अपना गलत है क्योंकि जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार शिक्षक जो है वो एक सुविधा प्रदाता के रूप में होता है, फैसिलिटेटर के रूप में होता है। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है यह विद्यालय में व्याप्त रूढ़िवादी वातावरण को समाप्त करने में सहायक है। इसका कार्य क्षेत्र व्यापक होता है और इसमें व्यापक स्तर पर निर्णय लेने हेतु सूचनाओं को संकलित किया जाता है। सी इसका उद्देश्य और उसकी प्रणाली में खुले परिवर्तन पर बल देता है।
और डी है इसमें कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, निर्णय, निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, इसका कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। तो इसका कार्यक्षेत्र व्यापक नहीं होता, इसका कार्यक्षेत्र सीमित होता है। करेक्ट आंसर इसका छठे का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान में सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मानदंडों के साथ किस शैक्षिक क्षेत्र में शामिल कर लिया गया? 2015-16, 17-18, 18-19, 19-20। तो वर्ष 2017-18 में जो राजस्थान में सीखने के प्रतिफल है उनके निर्धारित मानदंडों को 2017-18 वाले सत्र में शामिल कर लिया गया था। 8वां प्रश्न है, बुद्धि को किस योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो बुद्धि प्रत्यक्षण करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, समझने की योग्यता, जानने की योग्यता। तो सही उत्तर है इसका चौथा ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 4 ही इसमें सही है। बुद्धि को चारों के रूप में जाना जाता है, प्रत्यक्षण, सीखने, समझने और जानने की योग्यता। 9वां प्रश्न, एक प्रविधि जिसमें अनुक्रिया को क्रम स्थापित किया जाता है और अंतिम अनुक्रिया के बाद पुरस्कार या फिर लाभ दिलाती है, तत्पश्चात पीछे की ओर कार्य करती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अकेडमी की ओर से इसका जो आंसर माना गया है वो इसमें सी ऑप्शन माना गया है, श्रृंखला। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपको वही उत्तर बता रहा हूँ जो कलाम अकेडमी की ओर से माने गए जो आंसर की जारी की गई है उसके अनुसार मैं आपको सभी आंसर बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 10, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। इसमें अवधारणा दी गई इस तरफ और इस तरफ है जो संबंधित मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए। मिलान करना है मानसिक आयु, बुद्धिलब्धि, मानसिक परीक्षण, चतुष्टय समीकरण, स्टर्न, बिने, स्पेरमैन और केटल। तो मानसिक आयु जो दी गई थी वो बिने के द्वारा दिया गया था और बुद्धिलब्धि दी गई थी स्टर्न के द्वारा। तो पहला में 2 और दूसरा में 1, यानी कि ए में बी 2 और बी में है इसमें 1। तो ये बी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, यानी कि इसमें सी हो जाएगा चौथे में और डी हो जाएगा तीसरे में। तो अपना जो उत्तर है वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मानसिक आयु बिने, बुद्धिलब्धि स्टर्न, मानसिक परीक्षण जे.एम. केटल और चतुष्टय समीकरण है इसमें स्पीयरमैन। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, निम्न में से किस अवस्था को अभिप्रेरणा की सर्वोत्तम अवस्था के रूप में समझा जाता है? फर्स्ट है अंतर्निहित में कमी आना, बी ऑप्शन है जिसका उद्देश्य जैविक आवश्यकता को पूरा करना है, सी ऑप्शन है जिससे जीव को कार्य करने में ऊर्जा मिलती है और डी ऑप्शन है जिससे ऊर्जा मिलती है और व्यवहार को दिशा मिलती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसमें चौथा ऑप्शन है, जिससे ऊर्जा मिलती है और उसको व्यवहार को दिशा मिलती है। प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार माता पिता के आदेश की अवज्ञा जैसे निषेधात्मक व्यवहार किस अवस्था में अत्यधिक प्रकट होते हैं? तो गुदी अवस्था, मुख्य अवस्था, जेनिटल अवस्था और लैंगिक अवस्था। तो कलाम अकेडमी की ओर से जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी उसमें इसका उत्तर माना गया है डी ऑप्शन, लैंगिक फैलिक अवस्था। जो फैलिक स्टेज होती है लैंगिक अवस्था, उसको इसमें माना गया है। प्रश्न संख्या 13, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित योग्यताओं के उद्भव का सही क्रम क्या है? उद्भव से सही क्रम बताना है, एकाग्रता, प्रतिज्ञप्ति सोच, हम केंद्रित व्यवहार, वास्तविकता का मानसिक प्रतिरूपण। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। सबसे पहले एकाग्रता, फिर उसके बाद में हम केंद्रित व्यवहार, ये 2 नंबर पे हम केंद्रित व्यवहार, और फिर उसके बाद में आता है वास्तविकता का मानसिक प्रतिरूपण और चौथा आता है इसमें प्रतिज्ञप्ति सोच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, 1, 3, 4, 2। प्रश्न नंबर 14वां प्रश्न है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के शील गुणों का सही क्रम कौन सा है? तो मौलिक केंद्रीय गौण, प्राथमिक मौलिक केंद्रीय, केंद्रीय परिधीय प्राधान्य, प्राथमिक गौण केंद्रीय। सही उत्तर इसका फर्स्ट ऑप्शन है, मौलिक केंद्रीय और गौण। तो आलपोर्ट ने 3 दिए थे, मौलिक, केंद्रीय, गौण। अगला प्रश्न 15वां, निम्नलिखित में से किसका संबंध आगमनात्मक तर्कणा से है? फर्स्ट ऑप्शन है पहले से ही अनुमान लगाने की योग्यता, बी ऑप्शन है बहुत से प्रश्नों से निष्कर्ष निकालना, सी ऑप्शन है एक से विशेष से दूसरे विशेष का अनुमान लगाना और डी ऑप्शन है इस बात का मूल्यांकन की 2 आधार वाक्यों का निष्कर्ष निकलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, बहुत से प्रश्नों से निष्कर्ष निकालना। प्रश्न संख्या 16, एक छात्र रात में अपने दोस्त की बारात में शामिल होना चाहता है परंतु उसी समय अपने माता पिता के साथ खरीदारी करने भी जाना चाहता है। इस स्थिति को कहा जाएगा उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व, बहु उपागम परिहार द्वंद्व।
तो ये जो स्थिति है वो दोनों इस पॉजिटिव है बालक के लिए, तो ये इसमें उपागम उपागम द्वंद्व हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, इसका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से है, आकलन सूचनाओं का एकत्रण है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और डी ऑप्शन है, इसमें सुधारात्मक स्वरूप होता है। तो इसका जो सही उत्तर माना गया है वो इसमें ए ऑप्शन माना गया है, इसका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से है। प्रश्न संख्या 18, व्यक्तिगत भिन्नता में सम्मिलित क्षेत्रों का सही युग्मक कौन सा है? व्यक्तिगत भिन्नता में सम्मिलित क्षेत्रों का सही युग्म कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है बौद्धिक स्तर पर आधारित भिन्नता, बी ऑप्शन है उपलब्धि में भिन्नता, सी ऑप्शन है गतिवाही कौशल में भिन्नता, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से वंशानुक्रम के नियम का संबंध सोरेनसन से है? तो संतान की शारीरिक रचना और मानसिक गुण उसके माता पिता से मिलते हैं, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, और जीव सांख्यिकी का नियम। तो अकेडमी की ओर से इसका जो आंसर माना गया है उसमें सी माना गया है, प्रत्यागमन का नियम, सोरेनसन प्रत्यागमन का नियम। प्रश्न संख्या 20 है, एक व्यक्ति कुत्ते को बिस्किट देने से पहले बिस्किट के बॉक्स को खड़खड़ाता है। जब व्यक्ति बॉक्स को खड़खड़ाता है तो कुत्ता लार टपकाने लगता है, अतः बॉक्स का खड़खड़ाना रिक्त स्थान है और कुत्ते का लार टपकाना एक प्रकार का है। तो दोनों में रिक्त स्थान में आ जाएगा सी एस और सी आर। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन सी एस और सी आर। 21वां प्रश्न है, एक बालक का भाषा विकास मुख्यतः निर्भर करता है। बालक का जो भाषा विकास है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा पर, अनुबंधन पर और अनुकरण पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर माना गया इसमें डी ऑप्शन माना गया उपरोक्त सभी पर। बालक का जो भाषा विकास है वो अभिप्रेरणा, अनुबंधन और अनुकरण तीनों पर ही निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से समाधान तैयार होता है, और समस्या समाधान और सृजनात्मक चिंतन के पदों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, और एक ही बुद्धि लब्धि के स्तर के बालकों की सृजनशीलता में बहुत विभेद पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर माना गया बी में 22 में वो इसका बी ऑप्शन है, समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से समाधान तैयार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय रचनात्मकवादी पाठ्यचर्या के अनुप्रयोग से संबंधित नहीं है? खोजना, व्याख्या, उत्तेजना, मूल्यांकन। इसका जो सही उत्तर है वो है इसमें उत्तेजना। ठीक है, एक्साइटमेंट जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। 24वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए? अध्यापक के निर्णय को, जीविकापार्जन के लिए चुने गए व्यवसाय को, बालक के परिवार की पृष्ठभूमि को, या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को। इसका जो सही उत्तर है वो है इसमें डी ऑप्शन, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना चाहिए। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुख्यतः अवधान कमी संबंधी विकार एडीएचडी ग्रसित बालक की नहीं होकर डिसलेक्सिया की है? तो इसमें डिसलेक्सिया की विशेषता बतानी है। शब्दों में अक्षरों की स्थिति को उलटफेर कर देना, श्रवण करने में असफलता, कार्य संपादन में कोई स्थायित्व नहीं, एकाग्रता में कमी। इसका जो सही उत्तर माना गया वो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, यही डिसलेक्सिया की विशेषता है, शब्दों के अक्षरों को स्थिति में उलटफेर कर देना। तो करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सी मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? फर्स्ट है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, बी ऑप्शन है शैक्षिक रूप से पूर्णतः वो अशिक्षणीय होते हैं, सी ऑप्शन है असामान्य और अनियंत्रित मानसिक प्रक्रिया कहते हैं, डी ऑप्शन है बौद्धिक न्यूनता। तो इनमें से जो मंदबुद्धि बालक की जो विशेषता नहीं है वो इसमें बी ऑप्शन है कि वो पूर्ण रूप से अशिक्षणीय होते हैं, ये इसमें जो गलत है। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रबलन की प्रस्तुति का संबंध सकारात्मक दंड से है? व्यवहार को कम करने के लिए अप्रिय उद्दीपक की प्रस्तुति, व्यवहार में वृद्धि के लिए अप्रिय उद्दीपक को हटाया जाए, व्यवहार में वृद्धि के लिए उद्दीपक सुखद उद्दीपक की प्रस्तुति, और व्यवहार में कमी के लिए सुखद उद्दीपक को हटाना। इसमें जो सही उत्तर माना है उसमें फर्स्ट ऑप्शन माना गया, व्यवहार को कम करने के लिए अप्रिय उद्दीपक की प्रस्तुति। 28वां प्रश्न, इनमें से कौन सी
अधिगम की विशेषता नहीं है। प्रयोग उन क्षमताओं संस्कारों के परिवर्तन के लिए किया जाता है जो परिपक्वता के कारण होते हैं। और डी ऑप्शन है अधिगम व्यक्ति में परिवर्तन है जो वातावरण के परिवर्तनों का अनुसरण करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसमें सी ऑप्शन है। अधिगम का प्रयोग उन क्षमताओं संस्कारों में परिवर्तन के लिए होता है जो परिपक्वता के कारण होते हैं। ये इसमें गलत है, ये अधिगम की विशेषता नहीं है। 29वां प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का स्तर है? तो ज्ञानात्मक चिंतन काल, पश्च रूढ़िगत नैतिक तर्कना और संवेदीगामक काल, प्रतिकारात्मक न्याय का नैतिक विकास। तो इसमें जो बी ऑप्शन है पश्च रूढ़िगत नैतिक तर्कना, ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर है। प्रश्न संख्या 30, अधिगम के संप्रति निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, प्रतीकवादी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, संज्ञानवादी। करेक्ट आंसर इसमें संज्ञानवादी। तो ये बाल विकास के 30 प्रश्न थे। अब हम देखते हैं इसमें हिंदी के 30 प्रश्न। जो भाषा प्रथम है उसके 30 प्रश्नों के हम आंसर की इस वीडियो में देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के उत्तर आपको जिस गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, व्याकरण से संबंधित सारे प्रश्न हैं। वीडियो को आप पॉज करके गद्यांश पढ़ सकते हो। 31वां प्रश्न है गद्यांश में प्रयुक्त निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? ऑप्शन है अपने इसमें भारतीय, कर्तव्य, विशेष और पौराणिक। तो इनमें से जो सी वाला शब्द है विशेष, इसमें वी उपसर्ग है और शेष मूल शब्द है। बाकी भारतीय में ई प्रत्यय, कर्तव्य में यह प्रत्यय, पौराणिक में इक प्रत्यय है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। 32वां प्रश्न है अतएव में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो अतएव में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है अतः प्लस एव। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा शब्द गद्यांश में विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हुआ है? चौपाया, पौराणिक, सहयोग, मानवीय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इसमें सहयोग। 34वां प्रश्न है बेल का पर्यायवाची क्या है? कौन सा है? वृत्तक, वृषभ, वृश्चिक, वाजी। तो इनमें से जो वृषभ है वो बेल का पर्यायवाची है। 35वां प्रश्न है सर्वोपरि शब्द में समास कौन सा है? अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन, तत्पुरुष समास। 36वां प्रश्न से लगाकर 40 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको फिर एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 36 है वह किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया, इसमें प्रयुक्त काल कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है आसन भूतकाल, बी ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, सी ऑप्शन है पूर्ण भूतकाल, अंतिम है इसमें सामान्य वर्तमान काल। तो वह किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसमें सामान्य भूतकाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सामान्य भूतकाल। 37वां प्रश्न है गद्यांश में कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है? लहू, पांव, दरख्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसमें बी पांव। पांव उखड़ गए, ऐसा इसमें आगे आया। देखो इसमें पांव उखड़ गए, तो ये बहुवचन में आया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द छांटना है तो बेड़िया, सिंह, अवसर और दार। तो दार निकली, करेक्ट आंसर इसमें डी। दार जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। 39वां प्रश्न निरीह बकरी के आगे बाघ खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो नीरी का अर्थ बताना है बेचारी, बहादुर, वृद्ध, स्थिर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन बेचारी। बेचारी जिन्होंने किया उनके सही आंसर है। 40वां प्रश्न है राजस्थानी शब्द रेवाड़ो प्रचलित है तो भेड़ बकरियों का समूह, भेड़ बकरियों को रखने का स्थान, रियासतों का नाम, भेड़ बकरी पालक जाति। तो जो रेवाड़ो है वो राजस्थान में भेड़ बकरियों को रखने का स्थान जो होता है उसको रेवाड़ो कहा जाता है, जबकि भेड़ बकरियों का समूह होता है उसको रेवड़ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 41 है हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, वाक्य का प्रकार कौन सा है? कर्म प्रधान, कर्तृ प्रधान, भाव प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो शब्द वाक्य है वो कर्म प्रधान वाक्य है। करेक्ट आंसर इसका कर्म प्रधान। 42वां प्रश्न है इनमें से लाघव चिन्ह कौन सा है?
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो जीरो वाला है वो लाघव चिन्ह का निशान है, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो ये जीरो लगाते हैं, ये वाला लाघव चिन्ह होता है। 43वां प्रश्न, हो सकता है कि सुबह तक इस समस्या का निदान हो जाए, यह वाक्य किस प्रकार का है? इसमें हो सकता है संदेह, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। 44वां प्रश्न, कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना, इसको दर्शाने वाली लोकोक्ति कौन सी है? घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, चोर की दाढ़ी में तिनका, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल और छोटा मुंह बड़ी बात। तो करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। यह है कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना। 45वां प्रश्न, निम्न में से क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। तो क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण बताना है। चतुर दिखने वाला तेज भाग चला, चतुर दिखने वाला रामू तेज भागा, रामू बहुत तेजी से भागा और चतुर रामू तेज भागा। तो इसका सही उत्तर है वो सी हो जाएगा, रामू बहुत तेजी से भागा। प्रश्न संख्या 46 है, वह कौन सी शिक्षण विधि है जो लेखन व उच्चारण में तो प्रारंभिक स्तर के लिए व रचना शिक्षण के लिए माध्यमिक स्तर पर उपयोगी है? द्विभाषा शिक्षण विधि, सूत्र विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि। इसका जो सही उत्तर है वो इसमें हो जाएगा अनुकरण विधि। 47वां प्रश्न, साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना भाषा शिक्षण की किस श्रेणी का उद्देश्य है? तो कौशलात्मक, रसात्मक, ज्ञानात्मक, सृजनात्मक। तो ये जो ज्ञान प्राप्त करना ये उद्देश्य है वो ज्ञानात्मक श्रेणी का उद्देश्य है। 48वां प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग व सहयोग प्रणाली पर आधारित है? आगमन, पाठ्यपुस्तक, भाषा संसर्ग, सूत्र प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षण की जो आगमन प्रणाली है वो प्रयोग और सहयोग विधि पर आधारित है। प्रश्न संख्या 49 है, सही सुमेलित करना इसको। गद्य शिक्षण, रचना शिक्षण, व्याकरण शिक्षण और पद्य शिक्षण। एक तरफ दिया गया है रसास्वादन विधि, आगमन विधि, मौन वाचन और संवाद लेखन। तो इनको मिलान कर लेते हैं। गद्य शिक्षण में होता है मौन वाचन, गद्य शिक्षण में मौन वाचन, रचना शिक्षण संवाद लेखन, व्याकरण शिक्षण आगमन विधि और पद्य शिक्षण जो है वो रसास्वादन विधि। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें डी। 50 नंबर प्रश्न है, किस प्रणाली को स्वाध्याय विधि के नाम से जाना जाता है? तो स्वाध्याय विधि किसे कहते हैं? मॉन्टेसरी विधि, खेल प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली, डाल्टन प्रणाली। तो डाल्टन प्रणाली इसको स्वाध्याय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 51, प्राथमिक स्तर पर सुनना व बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? कहानी कथन और श्रुत लेखन, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वहन और समाचार वाचन, भूमिका निर्वहन और बातचीत करना। तो इसमें जो दो उत्तर सही माने गए, एक तो सी भी सही है और एक डी वाला भी सही है। दोनों में से कोई सा भी उत्तर लगाओ, दोनों के उत्तर दोनों में नंबर मिलेंगे। 52 नंबर प्रश्न, असत्य कथन का चयन करना है। भाषाई क्षमता का स्वरूप अमूर्त होता है, भाषाई व्यवहार का आधार भाषाई क्षमता होती है और भाषाई व्यवहार का स्वरूप मूर्त होता है और भाषाई क्षमता का स्वरूप मूर्त होता है। इसका जो सही उत्तर है असत्य कथन बताना है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा कि भाषाई क्षमता का स्वरूप मूर्त होता है, ये असत्य है। 53 नंबर प्रश्न है, ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? तो सुनना बोलना, सुनना पढ़ना, बोलना पढ़ना और बोलना लिखना। तो ग्रहण करने वाले कौशल कौन कौन से? एक तो सुनना और एक पढ़ना। तो सुनना और पढ़ना जो है वो ग्रहणात्मक कौशल के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 54, पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सरल से जटिल, अज्ञात से ज्ञात, आदर्श से यथार्थ। तो पाठ्यपुस्तक में जो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है वो सरल से कठिन की ओर होता है। सही उत्तर हो जाएगा सरल से कठिन की ओर। 55 नंबर प्रश्न है, श्रवण और लेखन कौशल को विकसित करने का साधन कौन सा है? अनुलेखन, श्रुत लेखन, सुलेखन, उपरोक्त सभी। उसका सही उत्तर हो जाएगा श्रुत लेखन। श्रुत लेखन में सुनना भी होता है और लिखना भी होता है। 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें विद्यार्थी को स्व आकलन का अवसर प्रदान किया जाता है? अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम में आकलन। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम के रूप में आकलन विद्यार्थी को स्व आकलन का अवसर प्रदान करता है। 57 नंबर प्रश्न है, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए निदानात्मक परीक्षण का शिक्षण किया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण परीक्षण का आधार है। अधिगम कठिनाइयों को ज्ञात करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है और कोई सत्य कथन नहीं है। तो ये तीनों ही कथन गलत है। तो इसका मतलब ये कि इसमें से कोई कथन सत्य
नहीं है, डी अपना उत्तर सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के स्वरूप निर्माण के अंतर्गत ध्यान नहीं रखा जाता है। उद्देश्य की दृष्टि से अंक बार, खंडों की योजना, विकल्पों की योजना, रुचि की दृष्टि से अंक बार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, रुचि की दृष्टि से अंक बार। प्रश्न संख्या 59, गोदान प्रेमचंद, रामचरितमानस, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये जो इस प्रकार के जो प्रश्न दिए गए हैं वो किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण है? तो सादृश्य अनुभव रूप प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न, एकांतर अनुक्रिया प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। तो ये जो है वो एनालॉजी टाइप है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सादृश्य अनुभव रूप प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न, सतत व व्यापक मूल्यांकन के दायरे में व्यापकता का क्या अर्थ है? एक से अधिक मूल्यांकन के उपकरण प्रयोग लेना, मूल्यांकन के साथी शिक्षकों व अभिभावकों की राय लेना, और बच्चे को मूल्यांकन के अवसर प्रदान करना, और कक्ष के बाहर की प्रक्रियाओं को भी मूल्यांकन में शामिल करना। तो ये जो डी ऑप्शन है वो इसमें व्यापकता से संबंधित है कि कक्ष के बाहर की क्रियाओं को भी मूल्यांकन में शामिल करना। तो ये थे हिंदी के 30 प्रश्न, लैंग्वेज जो फर्स्ट है हिंदी की उसके 30 प्रश्न। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड संस्कृत के 30 प्रश्नों की ओर। संस्कृत के जो 30 प्रश्न है लैंग्वेज सेकंड के, तो चलिए हम पेपर की ओर चलते हैं। तो ये भाषा सेकंड संस्कृत है, इसमें 30 प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न संख्या 61 से 65 तक आपकी जो प्रश्न है वो इस गद्यांश पर आधारित है। तो प्रश्न संख्या 61 है, आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश पढ़ सकते हैं, फिर इसके उत्तर को आप कर सकते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, महावृक्ष अत्र समासो वर्तते। महावृक्ष शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अविभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो जो महावृक्ष है उसमें कर्मधारय समास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, पत्न्या इत्यत्र विभक्ति अस्ति। पत्न्या शब्द में कौन सी विभक्ति? प्रथमा, तृतीया, पंचमी, षष्ठी। तो पत्न्या जो शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 63 नंबर प्रश्न है, उक्तवान प्रत्यत्र कौ प्रकृति प्रत्यय। तो उक्तवान शब्द की जो प्रकृति प्रत्यय बतानी इसमें वच प्लस कत, वच और कतवतु, वच और तवत, वच और कतवतुम। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसमें माना है डी। डी इसमें उत्तर से माना है वच प्लस कतवतु। 64 नंबर प्रश्न है, तत्श्रुत्वा अस्य संधि विच्छेद स्यात्। इस शब्द की संधि विच्छेद क्या है? तो तद प्लस श्रुत्वा, तत् प्लस श्रुत्वा, तद प्लस श्रित्वा और तत् प्लस श्रुत्वा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है, तद प्लस श्रुत्वा। प्रश्न संख्या 65, एकस्मिन् अस्य विशेषण पदस्य गद्यांश से वर्तते। इसमें कौन सा एक विशेषण पद के रूप में आया है? विशेष पद के रूप में। तो महावृक्ष, कोटरे, काका और वने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इसमें वने, एकस्मिन् वने। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 66 से 70 तक के जो प्रश्न है वो आपको इस पद्यांश पर आधारित जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप ये पद्यांश एक बार जरूर पढ़ें। हम चलते हैं डायरेक्टली प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 66 है, सो अयम अस्य संधि विच्छेद स्यात्। सो अयम शब्द में संधि विच्छेद कौन सा है? स प्लस अयम, सह प्लस अयम, सा प्लस अयम, सो प्लस यम। इसका जो सही संधि विच्छेद है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सह प्लस अयम। जो सो अयम है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सह प्लस अयम। 67 नंबर प्रश्न है, राणा प्रताप दृश्यम अस्य समास विग्रह कह। राणा प्रतापस्य दृश्यम, राणा प्रतापाय दृश्यम, राणा प्रतापेन दृश्यम और राणा प्रतापम दृश्यम। तो सर राणा प्रताप दृश्यम, राणा प्रताप के समान। तो इसका सही उत्तर है जो सी ऑप्शन है वो इसमें राणा प्रतापेन दृश्यम हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। 68 नंबर प्रश्न है, विक्तम अत्र प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। तो वी प्लस गम प्लस कत, वी प्लस गम प्लस तमक, वी प्लस गम प्लस कतवतु। इसका सही उत्तर है वो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो विगतम है उसका जो सही विभाग करेंगे तो ये वी प्लस गम प्लस कत प्रत्यय इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है, विजेते राणा प्रतापो महान। रेखांकित पद में विभक्ति बतानी है, पंचमी, षष्ठी, प्रथमा और द्वितीय। इसमें जो सही उत्तर माना है उसमें फर्स्ट विभक्ति है। करेक्ट आंसर इसमें प्रथमा विभक्ति, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, श्लोकेस्मिन् छंदो वर्तते। इस श्लोक में कौन सा छंद है? तो इसका ऑप्शन है इसमें शार्दूल, विक्रीडितम, मालिनी, मंदाक्रांता और सग्द्रा। तो इसका सही उत्तर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, शार्दूल विक्रीडितम। करेक्ट आंसर इसमें ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें 12 प्लस 7 मात्रा 19 मात्रा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा
सॉरी वर्ण है तो इसमें हो जाएगा शार्दुल विक्रीडितम। 71 नंबर प्रश्न है ड, डक्कन वाला जो ड है इसका वर्णोच्चारण स्थान कौन सा है? दंता, मुर्दा, तालुआ, ओष्टो। इसका जो सही उत्तर है वो है इसमें मुर्दा। ठीक है, ऋटुर्षणाम मुर्दा। प्रश्न संख्या 72 इसमें स मिथ्या वदति अस्य वाच्य परिवर्तनम स्यात्। तो तेन मिथ्या वदते, तेन मिथ्याम उद्यते, तेन मिथ्या उद्यते, तेन मिथ्या वदते। इसका जो सही उत्तर है वो इसमें वाच्य परिवर्तन करेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा तेन मिथ्या उद्यते। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, ये जो समय दिया गया है इसको आपको है जो संस्कृत में बताना है। तो ये समय जो हो रहा है वो 9:30 है, तो इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? सार्ध 1 वादनम, सार्ध 10 वादनम, सार्ध सप्तवादनम या सार्ध 9 वादनम। तो 9:30 बज रहे इसमें, तो सार्ध 9 वादनम डी इसका जो आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 नंबर प्रश्न है, 74 नंबर क्वेश्चन, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद स्यात्। इसका संस्कृत अनुवाद करना है, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। पर्वतेषु हिमालय उच्चतर, पर्वतेषु हिमालय उच्चतम, पर्वतेभ्य हिमालय सर्वोच्च, पर्वतेषु हिमालय उच्चतम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, पर्वतेषु हिमालय उच्चतम। अगला प्रश्न है, संसर्गजाः रिक्त स्थान भवन्ति उचित पदेन सूक्ति संयोजन। इसका जो सूक्ति को पूरा करना है, गुण दोष, दोष गुणा, पुण्यानि सुखानि। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, दोष गुणा। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रेषु कस्मिन् सूत्रे अच इति संज्ञक भवति। इसकी जो अच इति संज्ञा होती है तो अ इ ऊण ऋक हयवरट और लण। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन लण। मूल्यांकन से गुण वर्तते, व्यापकता, वैधता, विभेदकारिता, सर्वे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सर्वे। सभी जो है वो व्यापकता के मूल्यांकन के गुण है। 78 नंबर प्रश्न है, चरित्र चित्रण संबंधी प्रश्न होते हैं भवंती, हाँ होते हैं, तो गद्य, पद्य, नाटके और अनुवाद है। तो चरित्र चित्रण संबंधी जो प्रश्न होते हैं वो किसमें होते हैं? नाटक में होते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, गद्य पाठ योजना आदर्श वाचनम क्रियते अध्यापकेन, छात्रेण, उपाभ्याम और प्राचार्यण। तो करेक्ट आंसर इसमें अध्यापकेन। जो आदर्श वाचन है वो अध्यापक के द्वारा करवाया जाता है। प्रश्न नंबर 80, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या गण्यते शलाका, अंत्याक्षरी, साक्षात्कार, रिक्त स्थान पूर्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति। 81 नंबर प्रश्न है, परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति उपचारात्मक, व्यापकम, मौखिकम, विकल्पात्मक। तो करेक्ट आंसर है परिष्कारात्मक जो शिक्षण है उसको उपचारात्मक शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। 82 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण अनौपचारिक शिक्षण विधि वर्तते सूत्र विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि। तो अनौपचारिक जो विधि है वो इसमें भाषा संसर्ग विधि है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क यंत्रस्य अपर नाम किम? दूरदर्शनम, ध्वनि पंजिका, भाषा पंजिका और संगणकम। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें संगणक। संगणक है वो मस्तिष्क यंत्र का दूसरा नाम है। प्रश्न संख्या 84, पद्य शिक्षण से कह विधि प्रश्नोत्तर विधि अपनी कथित है। पद्य शिक्षण की कौन सी विधि को प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जाना जाता है? दंडान्वयन विधि, खंडान्वयन विधि, भाषानुवाद विधि, तुलनात्मक विधि। तो जो खंडान्वयन विधि है उसको प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, खंडान्वयन विधि। 85 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक से प्रारंभाय छात्राणाम पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न कथ्यन्ते। तो पाठ्यपुस्तक के प्रारंभ से पहले छात्रों को जो पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रस्तावना प्रश्न, आवर्त्यात्मक प्रश्न, निदानात्मक प्रश्न और बोधात्मक प्रश्न। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रस्तावना प्रश्न। 86 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षण कौशलेषु तृतीय कौशलम अस्ति। तीसरा कौशल बताना है, पठनम, लेखनम, भाषणम, श्रवणम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखनम। बी है जिसका सही उत्तर है लेखनम। 87 नंबर प्रश्न है, कस्मिन् शिक्षण सिद्धांते मौखिक कार्य लिखित कार्य च एकस्मिन् समये सहैव क्रियते? स्वाभाविकता सिद्धांते, रुचि सिद्धांते,
एकता या सहभागिता सिद्धांत और मौखिक कार्य से सिद्धांत। तो मौखिक लिखित कार्य जो साथ साथ होता है वो एकता सहभागिता का जो सिद्धांत होता है उसके अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है, राममूर्ति आयोग कतमे वर्ष से परामर्श दत्तवान पाठ्यक्रम में संस्कृत स्थानम करते? 1952, 54, 66, 99 और 1990। तो आचार्य जो राममूर्ति आयोग है वो 1990 में बना था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990। 89 नंबर प्रश्न है, पाठ्यपुस्तकम नास्ति गृहकार्य सुविधाजनकम स्मरणे सहायकम भाषा शिक्षण साध्यम और शिक्षण से अवलंबनम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, भाषा शिक्षण साध्यम। ये इसमें गलत है, बाकी तीनों इसके सही है। तो पाठ्यपुस्तक ये 3 रूप में होती है, लेकिन भाषा शिक्षण का साध्य नहीं है। अंतिम प्रश्न है संस्कृत का, वाचने कुशलतया परीक्षायां अस्या परीक्षाया भवति। वाचने कुशलतया परीक्षा, मौखिक परीक्षा है, निबंधात्मक परीक्षा है, मेलाप परीक्षा है और संयोजनात्मक प्रश्न। तो जो वाचन का जो कुशलता है वो किसमें मिलती है? मौखिक परीक्षा में। तो ये थे संस्कृत के 30 प्रश्न। अब हम चलते हैं गणित के 30 प्रश्नों के और विज्ञान के 30 प्रश्नों को हल करते हैं। खंड 4 में आपको गणित और विज्ञान के 30 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि टोटल प्रश्न हो जाएंगे 60। प्रश्न संख्या 91, यदि 9 बटा कीजिए तो इसका आधार बराबर करके लघुत्तम इनकी घातें जुड़ जाएगी। तुलना करने पर x का मान जो आएगा वो आएगा इसमें 4। करेक्ट आंसर इसमें 4। प्रश्न संख्या 92, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो 2 क्रमागत सम संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर सदैव पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, यह कथन सत्य है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर सदैव पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, ये भी सत्य है। और कोई भी 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव 4 से विभाजित होता है, ये भी सत्य है। और चौथा ऑप्शन है, कोई भी 2 विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव एक विषम संख्या होती है, ये असत्य है। इसमें सत्य कथन पूछा है, तो इसमें 3 ही उत्तर सही माने गए बोर्ड की ओर से, सॉरी कलाम अकेडमी की ओर से। तो इसका 3 ही उत्तर सही है, 1, 2 और 3, ए बी सी तीनों ही उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 9, एक परिमेय व्यंजक दे रखा है x² - 9 बटा x+3 और x - 5 बटा x-3। इसका गुणनफल करना है तो इसका जो उत्तर आएगा वो x-5 आ जाएगा, क्योंकि ये a² + b², a² - b² के रूप में लिखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, x-3 और x+3, तो ऊपर बचेगा केवल x-5। 54 नंबर प्रश्न है, a+4 का होल 4 a+1 का होल 4 माइनस a4 का गुणनखंड है। तो इनमें से कौन सी संख्या है जो पद है जो इसका गुणनखंड है? तो इसका जो सही उत्तर है वो इसमें डी ऑप्शन है, 2a² + 2a + a। प्रश्न संख्या 95, यदि 5x + 9y - 116 = 0 तथा 7x - 6y + 5 = 0 तो x + y का मान किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा, ये एक रैखिक समीकरण बन रहा है दोनों, तो इसका जो उत्तर आएगा वो 16 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 7 16, x का मान 9, y का मान 7, दोनों को जोड़ करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा 16, जोड़ हो जाएगी 16। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। a/b का विलोमानुपाती b/1 होता है, 729 512 का घन मूलानुपात 8:9 होता है, 11 और 13 का वर्ग मूलानुपात 121 और 169 होता है, और 32 और 48 का तृतीयानुपाती 72 होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। उल्टा दे रखा है इसमें घन मूलानुपात 729 9 का होता है और 512 8 का होता है, इसमें क्रम चेंज कर दीजिए, ये अपना उत्तर सही हो जाएगा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4,850 रुपये तथा 3 वर्षों में 5,335 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। इसका जो सही उत्तर है वो इसमें 10%। 98 नंबर प्रश्न है, संख्या दी गई इसमें से सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। -23/24, -31/32, -29/31, -41/43। तो सबसे बड़ी जो भिन्न है वो सी ऑप्शन में है, -29/31। प्रश्न संख्या 99, सुनील को ए विषय में 73 नंबर मिले, उसने विषय बी में 56% और विषय सी में x अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय में अधिकतम 150 अंक थे, तो तीनों विषयों की मिलाकर सुनील को
54% अंक प्राप्त हुए। तो विषय सी में उसको कितने अंक मिले ये हमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इसमें 86 नंबर। 86 जो मार्क्स हैं वो विषय बी में सी में उनको मिले। 100 नंबर प्रश्न है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 33 सही 1/3%। अगला प्रश्न है, यदि ABCD एक वर्ग है और ABE एक समबाहु त्रिभुज है, तो कोण AFB का मान ज्ञात करना है। AFB का मान ज्ञात करना है। इसका जो सही उत्तर है वो इसमें 75 डिग्री 75 डिग्री। प्रश्न संख्या 102 है, नीचे दी गई आकृति O वृत्त का केंद्र है, AC और BD वृत्त की जीवाएं हैं और P पर प्रतिच्छेद करती है। कोण AOB बराबर 120 डिग्री है और शेष कोण दे रखे DAP 40 डिग्री, तो APB का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला कोण हमें निकालना है बाहर की ओर, AP और B। ठीक है, ये वाला कोण हमें पता करना है। तो हम ये वाला कोण पता कर सकते हैं, ये वाला कोण पता कर सकते हैं। DAP का मान दे रखा है 40 और ये ADB इसका मान हो जाएगा 120 का आधा 60 और 40 100। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 100 डिग्री। बाह्य कोण हो जाएगा 100 डिग्री। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है, तो उस कोण का माप कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। आकृतियों में त्रिभुज PQR और TQR PQ बराबर TR PR बराबर TQ, तो कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वो इसमें चौथा ऑप्शन है, त्रिभुज PQR सर्वांग सम है त्रिभुज TRQ के। 105 नंबर प्रश्न है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का योग 24 है, विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो करेक्ट आंसर इसका 361 वर्ग सेमी। प्रश्न संख्या 106, किसी शहर के शिक्षित लोगों का प्रतिशत इस प्रकार निकालना है और ये इसमें एक सारणी दी गई है। इसमें महिला पुरुषों का जो अनुपात दर्शाए गए हैं और शिक्षित लोगों का प्रतिशत बताया गया है और शहर दिए गए हैं। अपने को इसमें प्रश्न पूछा है कि यदि बी की शहर बी में ये इतनी शिक्षित महिला है तो शहर बी में कुल जनसंख्या कितनी होगी? तो इसका जो सही उत्तर माना है इसमें ऑप्शन नंबर बी 458,200। 107 नंबर प्रश्न है, एक बॉक्स में 1 से 15 तक के अंक लिखे हुए और 15 कार्ड है, उनमें से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, 2 के गुणज या फिर 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2/3, क्योंकि 1 से 15 तक की संख्या में 2 के गुणज होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इसके अलावा 1 से 15 तक में जो 3 के गुणज होंगे वो होंगे 3, 6, 9, 12 और 15। टोटल जो नंबर हो रहे हैं वो इसमें 10 हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 तो अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम है 15, तो 10/15 का मतलब हो जाएगा 2/3। करेक्ट आंसर 2/3। मिस्टर शर्मा की बचत उसकी कुल आय का कितना प्रतिशत है? तो ये देर की टोटल संख्या बचत कितनी है इसमें 108 डिग्री। तो हम कोण के अनुसार निकाल सकते हैं इसमें बचत 108/360 इंटू 100 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। करेक्ट आंसर इसमें 30%। तो 108 से 360 काटेंगे और फिर इसमें 100 से गुणा भाग करेंगे तो आंसर आएगा 30%। यदि वर्तमान में किसी सर्वे में भारतीय जनगणना 2011 में प्रयुक्त आंकड़े को पुनः प्रयोग में लिया जाए तो उन आंकड़ों को कहा जाएगा? तो उन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, विशिष्ट आंकड़े, इनमें से कोई नहीं। तो उन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े नहीं द्वितीयक आंकड़े कहा जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन द्वितीयक आंकड़े। 110 नंबर प्रश्न है, वर्ग निर्धारण की वह विधि जिसमें प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा उच्च सीमा उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा से भिन्न होती है, क्या कहलाती है? अपवर्जी विधि, समावेशी विधि, खंड विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो कहा जाता है वो है समावेशी विधि। अगला प्रश्न है, गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है। गणित के तथ्यों को ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। उक्त परिभाषा किसने दी? मार्शल एच स्टोन, प्रोफेसर सुल्टजे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस और बर्टन रसेल। ये जो परिभाषाएं वो प्रोफेसर सुल्टजे के द्वारा दी गई थी। 112 नंबर प्रश्न है, गणित की प्रकृति के संबंध में
निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव कीजिए। गणित का नवीन क्षेत्र बीजगणित पूर्णतः अमूर्त है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की मूर्त रूप में व्याख्या की जाती है। गणित की प्रकृति सामान्य या फिर व्यापक से विशिष्ट होती है और गणित में सूत्र, समीकरण, सिद्धांत आदि मूर्त रूप में अस्तित्व में नहीं है। तो असत्य कथन का चुनाव करना है तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा कि गणित की जो प्रकृति है वो सामान्य से विशिष्ट होती है। ये इसमें गलत है, विशिष्ट से वो सामान्य की ओर होती है। प्रश्न संख्या 113, गणितीय तार्किकता में ऐसा प्रमाण जिसके द्वारा किसी कथन को असत्य सिद्ध किया जाता है क्या कहलाता है? अभिग्रहित, प्रत्युदाहरण, प्रतिवाद, प्रकथन। तो उसको कहा जाता है प्रत्युदाहरण। सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रत्युदाहरण। 114 नंबर प्रश्न है, गणित की भाषा के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करना है। तो सामान्य भाषा में भिन्न, गणित की भाषा से समयबद्ध नहीं है और गणित भाषा भावुकता के परिसर से बाहर है। गणित भाषा स्थिर है और गणितीय कथन असंदिग्ध होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, गणितीय भाषा स्थिर है। नेक्स्ट है 115 नंबर प्रश्न, डटन के अनुसार गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन और सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और नैतिक। तो ये नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डी। 116 नंबर प्रश्न है, किसी बच्चे को दशमलव में कठिनाई है तो उसे प्रतिशत में भी कठिन लगेंगे, प्रतिशत कठिन लगेंगे तो फिर बीजगणित भी कठिन लगेगी। यह क्रम आगे भी बना रहता है। गणित की यह समस्या किस नाम से जानी जाती है? गणित की संचयी प्रकृति, गणित की प्रक्रियात्मकता, गणित की अवधारणात्मकता, गणित का कोष्ठीकरण। तो ये जो कहा जाता है वो गणित की संचयी प्रकृति के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसमें ए ऑप्शन। 117 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव करना है। पाठ्य पुस्तकों में संश्लेषण की बजाय विश्लेषण विधि का मुख्यतः उपयोग होता है। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि की पूरक है। बीजगणित में समीकरण हल करने में विश्लेषण विधि सर्वाधिक उपयुक्त है और विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तकों में संश्लेषण की बजाय विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। ये इसमें असत्य है। प्रश्न संख्या 118, मूल्यांकन की विशेषता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? यह सतत प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, मूल्यांकन का शिक्षण उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है, मूल्यांकन एक सहकारी प्रक्रिया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, मूल्यांकन का शिक्षण उद्देश्यों से कोई संबंध नहीं है। 119 नंबर प्रश्न है, छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के निवारण के लिए अपनाई जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है? निदानात्मक, उपचारात्मक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है त्रुटियों के निवारण के लिए, तो वो हो जाएगा इसमें उपचारात्मक शिक्षण। करेक्ट आंसर इसमें बी। 120 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक है प्रश्नावली, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल। तो तीनों के तीनों ये जो वो गुणात्मक तकनीकी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ये थे गणित के 30 प्रश्न। अब हम देखेंगे विज्ञान के 30 प्रश्न, साइंस के जो 30 प्रश्न है उनकी आंसर की। 121 नंबर प्रश्न है, निम्न में से बैक्टीरिया के संदर्भ में कौन विकल्प सही नहीं है? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु दही और पनीर उद्योग में प्रयुक्त होता है। राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीवाणु है और किसी भी जीवाणु में डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक अम्ल एक साथ नहीं पाए जाते हैं और जीवाणु कोशिका में असूत्रीय विभाजन पाया जाता है। सही नहीं है वो बताना है, तो इसका सी ऑप्शन सही नहीं है कि नहीं पाए जाते, ये गलत है, ये दोनों साथ में पाए जाते हैं। 122 नंबर प्रश्न है, पौधों में नाइट्रोजन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? लघुपर्णता, कम रोग प्रतिरोधक क्षमता, पत्तियों का हरिमाहीनता और पुष्पन में विलंब। सही उत्तर है नाइट्रोजन की कमी से पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरिमाहीनता हो जाती हैं। करेक्ट आंसर इसमें सी हो। 123 नंबर प्रश्न है, पुंज फल का उदाहरण कौन सा है? स्ट्रॉबेरी, सहतूत, कटहल और आम। जो पुंज फल है वो इसमें हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी पुंज फल का उदाहरण है। 124 नंबर प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार पर भिन्न है? कोशिका भित्ति में, हरित लवक, तारक काय, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही प्रकार से भिन्न है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 125 नंबर प्रश्न है, डायबिटीज इंसिपिडस रोग का कारण क्या है? इंसुलिन हार्मोन की कमी, वैसोप्रेसिन हार्मोन की अधिकता, वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी या एमएसएच की कमी। तो सही उत्तर इसका
डायबिटीज जो इंसिपिडस रोग है वो वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी। 126 नंबर प्रश्न है, निम्न रोगों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। कैंसर और हृदयघात असंक्रामक रोग है, ये सत्य है। डिप्थीरिया में डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ये भी सही है। टीबी का इलाज डॉट्स प्रणाली से करते हैं। खसरा के इलाज में एमएमआर का टीका लगाया जाता है। तो इसमें से तीनों चारों के चारों इसमें सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन 1 2 3 4। 127 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रति किलोग्राम ऊर्जा की मात्रा वसा में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक होती है। फ्रक्टोज प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा है जिसे मस्तिष्क शर्करा कहा जाता है। और विटामिन के को हेमरेज रोधी विटामिन भी कहा जाता है। तो इसमें जो उत्तर माना गया है उसमें बी उत्तर माना गया 1 और 3। तो सही उत्तर इसमें 1 और 3, यानी कि प्रति किलोग्राम जो ऊर्जा है उसकी मात्रा वसा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होती है। और विटामिन के को हेमरेज रोधी विटामिन कहा जाता है। 128 नंबर प्रश्न है, एंड्रोजन हार्मोन का स्राव होता है लैडिंग कोशिकाओं से, ग्राफियन पुट्टिकाओं से, कार्पल्स ल्यूटियम से या थिका इंटरना परत से। तो एंड्रोजन जो हार्मोन है उसका स्रावन लैडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। सही उत्तर हो जाएगा लैडिंग कोशिकाएं। 129 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। आरोपित बल पर, विस्थापन और आरोपित बल के बीच कोणक पर और वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। तो वो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। 130 नंबर प्रश्न है, राहुल एक जादुई दर्पण के सामने बैठा है और वह देखता है कि उसका सिर वास्तविक आकार से बड़ा है, शरीर का मध्य भाग उसके समान आकार का है और पैर वास्तविक आकार से छोटी हो गई है। तो जादुई दर्पण में दर्पणों का जो संयोग से क्रम लगा हुआ है उस क्रम को ऊपर से नीचे की ओर सही बताना है। तो उत्तल अवतल समतल, समतल उत्तल अवतल, अवतल समतल उत्तल, उत्तल समतल अवतल। इसका सही उत्तर है सी वाला ऑप्शन। सबसे पहले ऊपर अवतल लगा हुआ है, बीच में समतल और नीचे नीचे उत्तल लगा हुआ है। 131 नंबर प्रश्न है, 30 डिग्री सेल्सियस का मान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के तुल्य होता है। 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, 82 डिग्री फ़ारेनहाइट, 88 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो करेक्ट आंसर है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। 132 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया को कहते हैं। और सी ऑप्शन है, कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक धारा उत्पन्न करना चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। और डी ऑप्शन है, किसी विद्युत मोटर की कुंडली का गुणन कराने की प्रक्रिया। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना है वो सी ऑप्शन है, कुंडली तथा चुंबक के बीच में सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक धारा उत्पन्न होना। 133 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रजापति धारा की आवृत्ति कितनी है। 46, 50, 56, 52। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। 134 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह का परिभ्रमण पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा की विपरीत है। अरुण, शनि, मंगल, बृहस्पति। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा इसमें अरुण। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होता है। तो ऑक्सीजन में O2 होता है, O2 यानी कि 16 दूनी 32, इसमें 2 अणु है। अब मैं 1 का पूछा तो ये हो जाएगा 16। तो 16 बटे 6.23 इंटू 10 की घात 23 ग्राम, ये जो ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होता है। 136 नंबर प्रश्न है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्न अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये जो अभिक्रिया दी गई है इसमें कौन सा कथन सत्य है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है तथा उष्मा उत्पन्न होती है। संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया और उष्मा, इसमें उष्मा शोषी प्रकृति होती है। और डी ऑप्शन है, यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है जिसका प्रकृति उष्मा क्षेपी है। इसका जो सही उत्तर है वो इसमें सी हो जाएगा, यह वियोजन अभिक्रिया है और इसमें उष्मा शोषी प्रकृति होती है। 137 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का सत्य कूट का चयन कीजिए। सोना शुद्ध द्रव्य का उदाहरण है और ठोस अवस्था में संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। प्लाज्मा अवस्था विद्युत की कुचालक अवस्था होती है
और ठोस का आयतन निश्चित होता है। इसमें सत्य जो है वो इसमें केवल ए और 4 में है, फर्स्ट और डी लास्ट है, पहला और चौथा। 138 नंबर प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या है? भोजन पूरी तरह से पका नहीं है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है और ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो काली होने का मतलब ये कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असम्मिलित कौन सा है? पीवीसी, पॉलीवाइनिल साइनाइड, यही अपना असत्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी पीएन, पॉली एक्रिलोनाइट्राइड, टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन और बेकिलाइट, फिलोन और फॉर्मेल्डिहाइड। तो पीवीसी का जो पूरा नाम है वो पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है, साइनाइड नहीं होता है। 140 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का पहचान कीजिए। ओजोन की परत की मोटाई डॉक्सन में मापी जाती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी जल वाष्प CO2 और N2 आदि होते हैं। और विनाइट्रीकरण जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। तो जो सही है उसमें एक और असत्य कथन की पहचान करनी है, तो वो हो जाएगा दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सी में है दूसरा और चौथा, बाकी दो ऑप्शन सही है और ये हरित गृह प्रभाव के लिए भी सही, ये दोनों गलत है, दूसरा और चौथा। तो अपना उत्तर हो जाएगा दूसरा और चौथा। 141 नंबर प्रश्न है, जलाशय में होने वाली घटना सेवाल ब्लूम निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? जल में ऑक्सीकरण की अधिकता हो जाती है और जल में CO2 की अधिकता हो जाती है, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जल में अम्लता बढ़ जाती है। तो जलाशय में जो सेवाल ब्लूम होता है उसके कारण जो जलाशय में ऑक्सीजन होती है उसकी कमी हो जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, ऑक्सीजन की कमी। 142 नंबर प्रश्न है, कौन सी फसल का जोड़ा मिश्रित फसल के रूप में प्रयुक्त है? गेहूं, जौ, जवार बाजरा, चना तिल या सूरजमुखी और मूंगफली। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, सूरजमुखी और मूंगफली। 133 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए विज्ञान क्लब के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। विज्ञान क्लब विद्यालय के छात्रों द्वारा चलाई जाने वाली समितियां हैं। विज्ञान क्लब के प्रमुख सिद्धांत करके सीखना एवं जीवन से सीखना है। विज्ञान क्लब में विद्यार्थी औपचारिक रूप से सीखता है। विज्ञान क्लब का उद्देश्य विज्ञान में रुचि जागृत करना और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। तो पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही है, तीसरा इसमें असत्य क्योंकि औपचारिक रूप से नहीं अनौपचारिक रूप से सीखता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4 सी। 144 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अभिक्रम का मुख्य लक्ष्य पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त करना है? रेखीय अभिक्रम, साखी अभिक्रम, अवरोह अभिक्रम, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, अवरोह अभिक्रम। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर में से असत्य कथन का चुनाव करना है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि में आलोचना का कोई स्थान नहीं होता है। सम्मेलन व्याख्यान विधि का ही वृहद रूप है जिसमें विषय विशेषज्ञ किसी भी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और संभागी निष्क्रिय श्रोता होते हैं। पर्यवेक्षक अध्ययन विधि में अध्यापक अध्यापन कराने के बाद बजाय मार्गदर्शक एवं पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। और दल शिक्षण में कम से कम दो अध्यापक का होना आवश्यक है। तो असत्य कथन का चुनाव करना है तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। जो सम्मेलन होता है वो व्याख्यान विधि का वृहद रूप है, ये गलत है, बाकी तीनों इसमें सही है। 146 नंबर प्रश्न है, विज्ञान को सीखना विज्ञान को करना है, विज्ञान सीखने का कोई और तरीका नहीं है, यह परिभाषा किसने दी? सीवी रमन ने, DS कोठारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कार्ल पॉपर। तो ये जो परिभाषा दी गई थी वो DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी जी के द्वारा दी गई थी। करेक्ट आंसर इसमें DS कोठारी। 147 नंबर प्रश्न है, कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? कठिन कार्य, खुला मस्तिष्क, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, समस्याओं के प्रति व्यवहार की में वस्तुनिष्ठता। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण कौन सा नहीं है? तो इसमें है कठिन कार्य, बाकी तीनों ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के गुण है। 148 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में को शिक्षण उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, व्यवहार परिवर्तन के 3 चरणों में विभक्त कर एक त्रिकोण के रूप में किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर पटेल, दांडेकर और क्विलेन हन्ना और इनमें से कोई नहीं। तो अपना उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं क्योंकि ये त्रिकोण के रूप में BS ब्लूम के द्वारा दिया गया था। 149 नंबर प्रश्न है, कौन सी एक उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटी नहीं है? तो वैधता, विश्वसनीयता,
विभेदकारिता और मितव्ययिता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, मितव्ययिता। आपको कमेंट करना है कि आपके 150 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और लेवल सेकंड जो एसएसटी वाले हैं उनके अलग से वीडियो में कोशिश रहेगी कि उनके जो 60 प्रश्न आए हैं उसमें एसएसटी के, वो 60 प्रश्न आपको अलग वीडियो के माध्यम से आंसर की के रूप में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अंतिम प्रश्न है, मनोगत्यात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य नहीं है। जैसे उत्तर है वो इसमें अनुक्रिया। तो ये लेवल 2 जो साइंस मैथ्स वाले हैं उनके जो उनको यहाँ सॉल्व करा दिया है, यानी कि आंसर की आपकी मिलान कर दिए। अब आप बता सकते हैं कि आपके 150 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। जरूर कमेंट करें, साथ ही वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।